हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी पांडा चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर एस्से डिस्कशन। ये जो टॉपिक है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट कॉलन कंडीशन एंड डायरेक्शन। दिस इज एन एस्से टॉपिक और ये पूछा गया है 2021 में यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो आज हम इस पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, कैसे इस एस्से को हम प्लान कर सकते थे, कैसे हम इस एस्से का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे मेन बॉडी को टैकल करेंगे और कैसे कंक्लूजन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, और इन सब के साथ साथ हम कैसे इंट्रोडक्शन को मेन बॉडी से, मेन बॉडी को अपना कंक्लूजन से, और जो कंक्लूजन के पहले जो मेन बॉडी है उसमें कई सारे मैक्रो डायमेंशंस हमने बनाए हैं, उन एक मैक्रो डायमेंशन को दूसरे मैक्रो डायमेंशन से कैसे लिंक करेंगे, वो लिंकेजेस आपको समझना बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें मैं आपको और बताऊंगा, जैसे कि मैंने अभी बहुत सारे जो वीडियोस बनाए उसके बाद एस्से मेरे पास कैंडिडेट्स ने भेजे। उन कैंडिडेट्स ने के एसेज में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखी। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मुझे दिखी कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो या कोई भी पैराग्राफ लिखते हो तो मैंने देखा है वो यहाँ से शुरू करते हैं। दैट इज नॉट द राइट वे टू राइट। वी हैव टू गिव अ स्पेस इक्वल टू टैब। तो एक टैब के बराबर हमको वहां पे स्पेस देना है, उसके बाद लिखना शुरू करना है। तो ये मैंने पहले आपको बता दिया। अब हम शुरू करते हैं एस्से के टॉपिक से। सबसे पहले हम एस्से के टॉपिक का इंटरप्रिटेशन समझते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। इट इज अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करना है, किसी और कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कैसे है उस बात पे फोकस नहीं करना है। ये 700 वर्ड्स में लिखना है। हम चाहेंगे 7 से 8 पेज में इसे खत्म करें। कोई कम कंटेंट है तो 7 लिख लीजिए, 7.5 पेज लिख लीजिए, या 8 पेज। नॉट गो मोर देन 8 पेज। 8 पेज से ज्यादा मत लिखिएगा, अदरवाइज आपके जो 3 सेक्शन होते हैं आप सारे सेक्शंस के एक एक ऐसे पर जस्टिस नहीं कर पाएंगे। किसी को आप ज्यादा लिख देंगे, किसी को कम लिख देंगे। एनीवे, अभी चलते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक का इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। इट इज अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट। अभी क्या है इस पे फोकस करना है। तो एक डायमेंशन हम बना सकते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पास्ट। जो पास्ट में था उससे अभी अलग कैसे है, और अलग है तो क्यों अलग है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन, क्या स्टेटस है हमारी फॉरेन पॉलिसी, कैसी है, क्या बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड में हमारी फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व कर रही है। इसके बाद व्हाट इज द डायरेक्शन, किस नई डायरेक्शन में वो मूव करेगी। व्हाट आर द पोटेंशियल एरिया, हम उसको समझेंगे। और व्हाट आर द पोटेंशियल एरिया के बाद हम ये भी देखेंगे कि जो पोटेंशियल एरियाज हैं, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में क्यों है, वाई द डायरेक्शन चोजन इज रेलेवेंट। तो उसके रीजंस देखेंगे। फिर उस डायरेक्शन में मूव करने के चैलेंजेस क्या हैं वो देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए और कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ हम एक ब्राइटर फ्यूचर बना सकते हैं, जो कि हम लास्ट पैरा जनरली लिखते हैं और वहां से कंक्लूड करते हैं, जिससे एग्जामिनर को एक आइडिया लगता है कि हम एक ब्राइटर फ्यूचर को देख पा रहे हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। इस टाइप की चीजें हम समझते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एस्से टॉपिक। एस्से टॉपिक मैंने हर पेज पे लिख दिया है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट, कंडीशंस एंड डायरेक्शन। आई हैव गिवन 2 ऑप्शंस टू राइट द इंट्रोडक्शन। 2 ऑप्शन दिए हैं मैंने इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। पहला ऑप्शन मैंने डिसाइड किया है कि हम फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर देते हैं, उसका स्कोप बता देते हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, कितने एम्बिट को कवर करती है फॉरेन पॉलिसी। तो मैंने लिखा है, एक टैब दिया, उसके बाद लिखा है, एज पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट प्रोटेक्टिंग कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट। इट इज अबाउट forging convergence and managing divergence। हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कन्वर्ज करना है, उनके साथ मिलके काम करना है, और जहां पर डाइवर्जेंस हो रहे हैं, किसी से हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, हमारे डिस्प्यूट्स हैं, हमारे डिफरेंसेस हैं, उनको हम मैनेज करें। तो फॉरेन पॉलिसी
इसी के बारे में होता है, ये जो सब डील करते हैं उसी फॉरेन पॉलिसी होता है, उससे रिलेटेड जो हम पॉलिसी बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स, शिवशंकर मेनन द फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सेज, वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट मिनिमाइजिंग हार्म्स एंड मैक्सिमाइजिंग गेन। ये बात इन्होंने अपनी एक बुक है, चॉइस नाम है उसका, उसमें लिखा है। यू कैन गिव रेफरेंस टू दिस बुक, इट will give authenticity and substantiation to your argument. Okay, so what is about minimizing harm? See, in the foreign relation, nothing is entirely good and nothing is entirely bad. तो हमें ये समझना होगा कि जब पूरा अच्छा भी नहीं है कुछ और पूरा बुरा भी नहीं है, तो हमारी पॉलिसी इस टाइप की होगी कि हम जो गलत काम हैं, जो मुश्किलें हैं, उनको हम कम करें, और जो मैक्सिमाइजिंग गेन, जो उससे फायदे हो सकते हैं, उनको बढ़ाएं। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट हमें दिमाग में रखना है। फिर विद द चेंजेस इन द ग्लोबल ऑर्डर, अभी कैसे पता लगेगा क्या हार्म है, क्या गेन है, कैसे हम कन्वर्जेंस करें, किसके साथ करें, कहाँ पे डाइवर्जेंस हो सकते हैं, उनको मैनेज करें। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम अब इसको लिंक कर रहे हैं कि विद द चेंजेस इन द ग्लोबल ऑर्डर एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट, जैसे जैसे ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी पास्ट में रही है उसके हिसाब से हम उसको उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री रिमेन डायनेमिक, जो फॉरेन पॉलिसी रहती है वो डायनेमिक होती है। और लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। हम ये लिखने के बाद सीधे पहुंचेंगे लिंकिंग पैरा में। दिस वाज द वन वे ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन, और उसके बाद लिंकिंग पैरा आएगा ही आएगा। लिंकिंग पैरा में हम क्या लिखेंगे वो हम आपको एक मिनट बाद बताते हैं। पहले हम एक अल्टरनेट वे देखते हैं, एक दूसरा तरीका देखते हैं कैसे एस्से के इंट्रोडक्शन को लिखा जा सकता है। आई पर्सनली बिलीव कि ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। इट इज अ बेटर अप्रोच ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसमें हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, उसमें हम डिफाइन कर रहे थे, उसमें हम स्कोप बता रहे थे, यहां पर हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। वाई कॉन्टेक्स्ट इज बेटर? बिकॉज थोड़ा सा डायनेमिक लगता है, मोनोटोनस नहीं लगता है, जीएस टाइप नहीं लगता है। बट चैलेंज क्या है, हो सकता है आपको उस टाइम ये याद ही ना आए अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, तो इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिखा दिए। क्या कहते हैं इस इंट्रोडक्शन में, इसको हम समझते हैं। इट इज अबाउट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इन हिज बुक व्हाई भारत मैटर्स। ये क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि व्हाई भारत मैटर्स किसकी बुक है। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की बुक है। इन हिज बुक व्हाई भारत मैटर्स टॉक्स अबाउट व्हाट इज अ गुड फॉरेन पॉलिसी। एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, ये उन्होंने इसके बारे में बात की है। तो ही सेज, वो कहते हैं कि गुड फॉरेन पॉलिसी मस्ट वर्क फॉर यू पर्सनली, आपके लिए पर्सनली काम करे। फैसिलिटेट द परस्यूट ऑफ पीपल्स एस्पिरेशन, वो लोगों की जो एस्पिरेशन है, आपके जो नागरिक हैं उनकी एस्पिरेशंस को भी पूरा करे। इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखे। मेक द कंट्री स्ट्रांग, हमारी कंट्री को स्ट्रांग बनाए। व्हेन द अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा तो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब बांग्लादेश वॉर हुआ तो यूएस ने अपना बेड़ा भेजा, तो हमने वहां पर इस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन किया कि अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला था तो कंट्री स्ट्रांग रही। रसिया के साथ हमने ट्रीटी कर ली और वो हमारी हेल्प के लिए आया। उस काइंड का एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं। इट मस्ट रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, जब कोई हमारी कंट्री को स्ट्रांग बनाए, कोई अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स हो, उस टाइम पर हमारी कंट्री रिस्पॉन्ड कर सके इफेक्टिवली। ये बात होती है गुड फॉरेन पॉलिसी की। और गुड फॉरेन पॉलिसी क्या कहता है? इट कॉल्स फॉर कीपिंग अवर फॉरेन पॉलिसी एज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ऑन प्रायोरिटी। हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि हम इंडिया फर्स्ट हों, हमें और कुछ नहीं फर्स्ट रखना है। वी हैव टू कीप इंडिया फर्स्ट, ये हमारा आइडिया है। कीप द इंडिया फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी। अ गुड फॉरेन पॉलिसी मस्ट रीड ग्लोबल ट्रेंड, प्रिडिक्टिव होना चाहिए। वेल, अच्छे से ग्लोबल ट्रेंड को पढ़े। रीड व्हाट पोर्टेंड, क्या होने वाला है उसको वो पढ़ सके। फॉर अवर नेशन एंड अवर पीपल, ठीक है, ये विजनरी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड गुड फॉरेन पॉलिसी। रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। इट इज अबाउट दैट इज गुड फॉरेन पॉलिसी। जब ये कहते हैं ना कि पर्सनली गुड, ये परस्यूट पीपल्स एस्पिरेशन,
गुड पर्सनली, मस्ट वर्क फॉर यू। इसका एक एग्जांपल और हम दे सकते हैं गुड फॉरेन पॉलिसी का। सी रशिया यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन। इस रशिया यूक्रेन वॉर में ऑयल प्राइसेस की प्रॉब्लम आई। इंडिया हैज गॉन फॉर गुड फॉरेन पॉलिसी। कैसे? इंडिया हैज निगोशिएटेड विद रशिया एंड बोला रशिया को कि भैया देखो, रुपया ले लो, रुपए में ट्रेड करो और सस्ता तेल दे दो। सस्ता तेल लिया रशिया से, ऑयल प्राइसेस मैनेज किए, हमारे लोगों को फायदा होना चाहिए, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ सेटल हो पाई। तो मेन यही है गुड फॉरेन पॉलिसी का एग्जांपल कि इंडिया इज अ प्रायोरिटी, इंडिया इज अ फर्स्ट, इट मस्ट वर्क पर्सनली, पीपल्स एस्पिरेशंस एंड आल्सो नेशनल सिक्योरिटी। तो ये समझ आ गया होगा। दिस एक्सपर्ट, not expert, it is the brief summary, I want to write the excerpt। ठीक है, excerpt लिखना चाह रहे थे, ये expert गलती से लिख गया, I will correct it। From the book clearly shows the vision of India's foreign policy at present। ये दिखाता है कि हमारा विजन क्या है फॉरेन पॉलिसी का इस समय पे, इट्स कंडीशन एंड डायरेक्शन। उसकी कंडीशन दिखाता है कि किस टाइप का ग्लोबल ऑर्डर है, उस टाइप से हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट है। एंड डायरेक्शन, क्या हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए। दिस शोज दैट इंडिया हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का मतलब होता है नॉट जस्ट मिलिट्री, नॉट जस्ट मिलिट्री, it is also about economy, demography, defense and other things, diplomacy, diaspora, that is called comprehensive national power। अब comprehensive national power है तो किस चीज के लिए? to decide the direction of foreign policy that is good for national interest while aligning it with the global interest। ऐसी comprehensive national power है जिससे हमारी foreign policy ना केवल नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है बल्कि ग्लोबल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखती है। Let's subscribe this channel, support us if you like this initiative। दो में से कोई भी एक तरीका उठा लीजिए इंट्रो लिखने का और उसके बाद लिंकिंग पैरा जरूर लिखिए। लिंकिंग पैरा में क्या लिखते हैं वो समझ लीजिए। हमने इस एस्से को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैक्रो डायमेंशन 1, मैक्रो डायमेंशन 2, मैक्रो डायमेंशन 3, मैक्रो डायमेंशन 4 एंड मैक्रो डायमेंशन 5। नॉट 5, हमने 4 पे ही रखा है, 4 रखे हैं और 4 के बाद लिंकिंग पैरा डाल के उसको कंक्लूजन शुरू कर दिया। तो ये जो 4 मैक्रो डायमेंशंस हैं, इन्हीं की जो हेडिंग है हमने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। कैसे मेंशन किया? लेट अस सी। The wheels of this essay will move while discussing how India's foreign policy has evolved over time। इस essay के जो wheel है, it is a kind of way of writing। हम लिख सकते थे essay will discuss, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे फैंसी लैंग्वेज लिख के, और कुछ खास बात नहीं है। The wheels of this essay will move while discussing how India's foreign policy has evolved over time। कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है। फर्दर ये ऐसे तरीके से आप लिखेंगे ना, ये सिग्नल पोस्टिंग है कि आप लिंक कर रहे हैं पीछे से। फर्दर, मोरओवर, यू विल फाइंड समवेयर मोरओवर, फिर यहाँ पे देखिए एक जगह मैंने लिखा होगा टू कंक्लूड विद, इस टाइप के वर्ड आने चाहिए सेंटेंस पूरा होने के बाद। तो फर्दर द डिस्कशन विल बी ऑन करंट अप्रोच। अभी हमारी करंट अप्रोच क्या है, उस पर डिस्कशन होगा ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। मोरओवर है ना, लिंक किया। वी विल सी, हम देखेंगे our drivers of our foreign policy, how drivers of foreign policy have always been constant। भले ही फॉरेन पॉलिसी का मैनिफेस्टेशन बदल गया, लेकिन जो उसको ड्राइव कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहे हैं। मोरओवर, इसके बाद हम और क्या देखेंगे? न्यू डायरेक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हम देखेंगे नई डायरेक्शन क्या है, विथ सुटेबल रीजन्स, क्या रीजन्स हैं उस डायरेक्शन के, एंड चैलेंजेस, उनमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। एंड टू कंक्लूड विद वी विल आल्सो सी व्हाट नीड्स टू बी डन, और हमें क्या करना चाहिए, इस चीज पे हम ध्यान देंगे। तो बेसिकली हमने ये पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो हम हेडिंग बनाएंगे ना, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक एक करके यहाँ से हेडिंग लिखते जाइए इसी क्रोनोलॉजी में, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 4 बन जाएंगे। अब उनको इलेबोरेट कर दीजिए। लेट अस स्टार्ट विद द मेन बॉडी। पहला मैक्रो डायमेंशन मैंने बनाया, इज फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन हैव बीन इन पास्ट। जो पास्ट में थी, क्या उससे अलग है? तो बिल्कुल हम एक लाइन लिखेंगे, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी या इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैव बीन मार्क्ड बाय चेंज एंड कंटिन्यूटी। हमने यही बता दिया।
कि भाई चेंज भी हुआ है पास्ट से और कुछ चीजें कंटिन्यू भी चल रही हैं। अब हम चेंज को एक्सप्लेन करेंगे कैसे। अब यहाँ पे एक बहुत ध्यान से समझ जाइएगा, इसको बहुत इलेबोरेट नहीं करना है, मैं आपको भले ही इलेबोरेट कंटेंट दे रहा हूँ। इसका पर्पज है कि आप फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है पेपर 3 में, आप उसको भी हैंडल कर लेंगे। पेपर 3 पेपर 2 मिक्स होके जैसे भी आता है वो आप देख लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि एक पैरा में हम लिखेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। एक पैरा से ज्यादा नहीं देना है, शॉर्ट में स्प्लिंकर करना है कंटेंट को और डील उसको खत्म करना है। तो कैसे चेंज हुआ? 1947 से हमारी जो पॉलिसी थी 1962 तक वो ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट की थी। हम नैम को फॉलो करते थे, किसी पावर ब्लॉक का पार्ट नहीं थे, कोल्ड वॉर का टाइम था। 1962 से 71 तक रियलिज्म एंड रिकवरी का पीरियड था। 1962 का वॉर हुआ, चाइना ने हमको डिफीट किया, तो हमने सोचा अब हम कोलैबोरेशन करना शुरू करते हैं। उसी टाइम हमने रशिया से ट्रीटी साइन की और उसी ट्रीटी के जरिए रशिया ने हमारी 71 के वॉर में हेल्प की। अगला आता है 1971 टू 91, दैट इज वाज द फेज ऑफ रीजनल असर्शन। मुनरो डॉक्ट्रिन यूएसए का हुआ करता था, ये इंडियन मुनरो डॉक्ट्रिन की तरह यूज किया इंडिया ने। वहां पर रीजनल हेजोमनी बनाई, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो छोटी छोटी कंट्री थी उनसे डरने लगे, वो फेज था। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी 1991 टू 1999, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यूनिपोलर वर्ल्ड, हमने पॉलिसी बनाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, पोखरण 2 का न्यूक्लियर टेस्ट किया, इजराइल से रिलेशन शुरू किए, दैट वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसके बाद आता है 2000 से 2013, इसमें हमने बैलेंसिंग पावर का काम किया। कैसे? बैलेंसिंग पावर अगेंस्ट चाइना, बैलेंसिंग पावर अगेंस्ट चाइना, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुई हमारी, ब्रिक्स की ग्रुपिंग बनाई, हम बैलेंस कर रहे थे वर्ल्ड ऑर्डर को। और आफ्टर सो मेनी डिकेड्स, जब 2014 में 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, दिस गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा जो फीचर था वो ये था कि कई डिकेड्स के बाद हमारे यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी थी। इससे पहले हमारे यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती थी। स्टेबल गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट विद द कंप्लीट मैंडेट, मेजॉरिटी मिली थी बीजेपी को, भले ही उन्होंने एनडीए के साथ गवर्नमेंट बनाई। तो वहां पर हमारी इनर्जेटिक डिप्लोमेसी देखने को मिली। जब हम इतना एक पैरा में लिख देंगे, एक एक लाइन लिखनी है सब पे, तो इट विल बी लाइक 1 2 3 4 5 6 लाइन लिखनी है। जब आपने ये लिख दिया फ्रॉम 2014 इनर्जेटिक डिप्लोमेसी फेज स्टार्टेड, फिर हम पैरा चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे इन दिस इनर्जेटिक डिप्लोमेसी फेज द मैनिफेस्टेशंस आर। इस इनर्जेटिक डिप्लोमेसी के जो फेज के मैनिफेस्टेशन है वो क्या है ये समझते हैं। वो है पहला स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, एकदम क्लियर है दिमाग में करना क्या है। इंडिया फर्स्ट इज द प्रायोरिटी। तो फॉरेन पॉलिसी इज व्हाट इज गुड फॉर अवर पीपल। रसिया से हमने ऑयल लिया, रुपए में लिया, सस्ते में लिया और पूरे वर्ल्ड को बेचा। ठीक है, डिस्पाइट जब पूरे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हम किसकी साइड है, इंडिया सेज इंडिया इज विद द इंडिया, विद द पीपल ऑफ इंडिया। दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इज देयर। इससे दिखता है कि हम हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री को ओवरकम कर पा रहे हैं। पहले हम हेजिटेट होते थे किसकी साइड लें, पैलेस्टीन की लें या इजराइल की लें, तो अभी डी हाइफेनेट हो गया है। वहां पे भी एक केस आप एग्जांपल का भी दे सकते हैं कि डी हाइफेनेशन हो गया। मोदी जी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इजराइल भी जाते हैं, इजराइल के जहाज से फिर पैलेस्टीन भी जाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ गुडविल, इनर्जेटिक प्रोएक्टिवनेस इज देयर इन द फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद सीजिंग अपॉर्चुनिटीज, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो China+1, चाइना में जो भी एडवांटेज थे वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कंपनीज चाहती हैं कि चाइना को छोड़ के हम कहीं और सेटअप बनाएं, क्योंकि चाइना इज रिसोर्टिंग टू द वेपनाइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन। चाइना वेपनाइजेशन कर रहा है सप्लाई चेन को। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है, जिससे कि जो कंपनीज हैं जो चाइना से निकलेंगी वो ऐसा ना हो वियतनाम थाईलैंड चली जाए, वो हमारे यहाँ आए। इसीलिए हमने कई सारे स्टेप भी लिए, जैसे हमने टैक्स कट किया, जैसे हमने PLI स्कीम लाए, हमने लेबर कोड में रिफॉर्म करने की कोशिश करी। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे चलते हैं। तो सीजिंग अपॉर्चुनिटी में हमने ये किया। और हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी ऐसे भी सीज करते हैं नेशंस की हेल्प करके। टर्की में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया। म्यांमार में अभी आया, हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया।
बहुत क्विक रिस्पॉन्स था हमारी इंडियन आर्मी का। श्रीलंका में प्रॉब्लम आई, हमने इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया। इसके बाद हमारा इनर्जेटिक डिप्लोमेसी दिखती है, फोकस ऑन डिलीवरी। अब हम डिले नहीं कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, फटाफट काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि वेस्ट सेती प्रोजेक्ट इसका एक एग्जांपल है, साउथ एशियन एनर्जी ग्रिड है एग्जांपल, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एचईपी प्रोजेक्ट हमने नेपाल और भूटान के साथ भी कंप्लीट किए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी मैनिफेस्टेशन है, असर्टिव लीडरशिप, इसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। यू ऑल नोज our honorable external affair minister and the leadership of Prime Minister Narendra Modi. So we have to give credit to our leadership. अभी हम बताएंगे कि एनर्जेटिक डिप्लोमेसी की फेज हमको ऐसे मैनिफेस्ट हुआ। अब हम बताएंगे डिस्पाइट दीज चेंजेस द गाइडिंग प्रिंसिपल शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन सेम। जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो हमेशा सेम है, वो नहीं बदल रहे हैं। क्या हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स, देखते हैं जी। इस पे भी एक पैरा लिखना है। आपको इतना कंटेंट दे रहा हूं, बट आपको एग्जाम में जितना याद आए क्रिस्प करके लिखना है। क्या है वो? प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, मल्टीलैटरलिज्म, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। हमारे ये उसूल रहे हैं, हम इसी पे काम करते हैं। प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, ये बात हमारे आर्टिकल 51 में लिखा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। मल्टीलैटरलिज्म, हमने हमेशा मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा दिया, बिकॉज मल्टीलैटरलिज्म प्रेजेंट नीड को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उससे हमें फायदा होगा, उससे ग्लोबल गुड होगा, उससे ग्लोबल प्रॉब्लम्स के ग्लोबल सॉल्यूशन निकलेंगे। ये हमारा हमेशा से प्रिंसिपल रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। आज यूएनएससी प्रेजेंट रियलिटी को नहीं रिफ्लेक्ट करता है, वी वांट रिफॉर्म इन दैट, हम उसमें रिफॉर्म चाहते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ये हमारी हमेशा रही है डिमांड। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एक नाम का टाइम था जब हम अलग अलग रह के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते थे। मोदी जी कहते हैं, एस जयशंकर जी कहते हैं, एरा ऑफ लीडर एंड लेड इज ओवर। अब कोई किसी को लीड नहीं कर रहा है, ना हम लीड हो रहे हैं, ब्लॉक पॉलिटिक्स खत्म। अब इशू आता है, अब टाइम आ गया है एरा ऑफ इशू बेस्ड कोलिशन। हम आपसे इशू बेस्ड कोलिशन पे बात करेंगे, ठीक है, इस टाइप से होगा। रशिया यूक्रेन का वॉर, इजराइल पैलेस्टीन के वॉर, हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखी, दोनों से फायदा लिया, दोनों को सपोर्ट किया और साफ बोला वी आर एट द साइड ऑफ पीस एंड इंडिया इज अवर प्रायोरिटी, ठीक है। इकोनॉमिक कॉपरेशन, हम निगोशिएट कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, ये होता है, हमेशा से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा डायमेंशन, दूसरा है व्हाट आर द न्यू डायरेक्शंस टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की नई डायरेक्शंस क्या हैं, जो इवॉल्विंग ट्रेंड है। यहीं पर हम आपको बताएंगे कि कैसे नई डायरेक्शन में हम नए डोमेन्स में जा रहे हैं, और वो डोमेन कैसे जो हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच रहा है, जो हमारे इंटरेस्ट एरिया रहे हैं, उनको हम लिंक कर रहे हैं उन एरियाज में। लेट अस अंडरस्टैंड, समझते हैं। जैसे स्पेस डिप्लोमेसी, इसमें नेबरहुड फर्स्ट का आइडिया जरूर आपको दिखेगा। कहां दिखेगा? साउथ एशियन सैटेलाइट में। इसके साथ साथ नाविक में दिखेगा। नाविक इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट इज आल्सो अबाउट रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। तो नाविक हो गया। साथ साथ में हम और भी देशों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे ल्यूपेक्स, जापान के साथ चांद पे मिशन भेजना है, ट्रेनिंग करा रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स की फ्रांस में, यूएस में, रशिया में। अर्टेमिस अकॉर्ड पे हमने साइन किया है, ठीक है। तो ये दिखाता है स्पेस डिप्लोमेसी। सेकंड आता है मेडिकल डिप्लोमेसी। कोविड-19 आया, ब्लैक स्वान इवेंट था, सबको प्रॉब्लम हुई, इंडिया ने लीडरशिप रोल प्ले किया। चाइना जब कहता है कि आप ऐसा करोगे तो हम आपको वैक्सीन देंगे, ठीक है। देयर वाज अ कंट्री कॉल्ड पराग्वे, उसके साथ उसने नेगोशिएट किया था, पराग्वे ने मना कर दिया, फिर इंडिया ने उसका सपोर्ट किया था, ये हुआ था। खैर, हाँ, तो हमने फाइनली ये देखा कि हाँ, मेडिकल डिप्लोमेसी में वैक्सीन डिप्लोमेसी इज इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में हम सबको यूपीआई दे रहे हैं, हमने फ्रांस के साथ समझौता किया है, हमने आपका
सिंगापुर के साथ किया है, हम आधार मॉडल दे रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। ठीक पॉइंट, इसमें से जो चौथा पॉइंट है जिस डायरेक्शन में हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी मूव कर रही है वो है फोकस ऑन इंडो पैसिफिक। इसमें हम समझ सकते हैं कि हमने क्वाड ज्वाइन किया, हम इंडो पैसिफिक में बहुत एक्टिव हैं, इंडिया इंडो पैसिफिक में लाई करता है, यूएस ने इंडिया को अपना पार्टनर माना है इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी में। तो ये सब पॉइंट्स दिखते हैं जिससे पता लगता है कि इंडिया का जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक की तरफ हो रहा है। तो और वो आसियान मेंबर्स के साथ भी इंडिया कोलैबोरेट करेगा अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो भी इंडो पैसिफिक में का इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी। कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी में हमने आईमैक प्रपोज किया है ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20। वी हैव प्रपोज्ड आईमैक। इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका पूरा नाम है, और इसमें हम इंडिया से लेके ग्रीस तक प्रॉपर कई सारे पोर्ट से होते हुए जाएंगे, जैसे जबेल अली पोर्ट है, एक सम पोर्ट इज देयर कॉल्ड पियरस इन ग्रीस, वहाँ तक ये जाता है और यहाँ पे इंडिया के कालादान से शुरू होता है। तो ये इतना डिटेल जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली मेंशन कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी एंड फॉर एग्जांपल आईमैक हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और इसमें लुक वेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया, वहाँ से हम सेंट्रल एशिया ऑल्दो दूसरे प्रोजेक्ट्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका आता है इंडिया इज बिकमिंग अ साउथ वेस्टर्न पावर। इसका मतलब क्या है साउथ वेस्टर्न पावर? इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ का हमेशा से लीडर रहा है। अभी क्या है, इंडिया की प्रॉक्सिमिटी वेस्ट से भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज इशू बेस्ड पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी पे हम बिलीव कर रहे हैं, इशू बेस्ड कोएलिशन पे। तो हो क्या रहा है कि इंडिया वेस्ट के आगे जो ग्लोबल साउथ है उसके इश्यूज को प्रेजेंट करता है, और इंडिया एक स्विंग की तरह काम करता है जो बैलेंस करता है अपने ग्लोबल साउथ के जो कॉज है उनको रिप्रेजेंट करता है। ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी एक ग्लोबल साउथ का समिट भी हेल्ड हुआ था इंडिया में। तो इस रिगार्ड में इंडिया ग्लोबल साउथ के लिए क्या कर रहा है, तो अफ्रीका को G20 में, अफ्रीका एज अ ग्रुप को इंक्लूड किया है G20 में जब इंडिया की प्रेसिडेंटशिप था G20 का। और पेटेंट वेवर ऑफ वैक्सीन फॉर कोविड-19, इसके लिए इंडिया ने प्रपोज किया था कि पेटेंट को वेवर करना चाहिए जिससे अफ्रीका में भी मैन्युफैक्चरिंग हो सके वैक्सीन्स का। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया ने यहाँ पे, टू ट्रांसफॉर्मिंग द अफ्रीका एज अ डार्क कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ऑफ होप। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है इंडिया की डिप्लोमेसी में। उसी टाइप से एक्टिव इंगेजमेंट विद डायस्पोरा। इंडिया अपने डायस्पोरा को कहा जाता है उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता था, एक्टिव डिसएसोसिएशन था हमारा डायस्पोरा से। अब हम वहाँ से मूव करके स्ट्रेटेजिक असेट्स मानने लगे हैं अपने डायस्पोरा को। हाउएवर हिस्टोरिकली डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। डायस्पोरा ने हमारा सिविल न्यूक्लियर डील साइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत सारी जगह पे पॉलिटिकल पोजीशंस होल्ड करता है हमारा डायस्पोरा। तो इस सब को देखते हुए स्ट्रेटेजिक एसेट्स की तरह ट्रीट करने का सोचा है। और ये दिखता है हमारा जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को गांधी जी लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका पूरा प्रोग्राम होता है, अभी भुवनेश्वर उड़ीसा में ये मनाया गया था। और ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि कब मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस टाइप से यूपीएससी के इंटरव्यू में कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी वो लोग पूछ लेते हैं। आई सेड उड़ीसा, तो अगला क्वेश्चन था किस शहर में। तो इस टाइप की भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज मेरा इंटरव्यू 10 जनवरी को था और 9 जनवरी को ये मनाया जाता है, तो वो बहुत प्रॉपर न्यूज़ में था, तो इसलिए पूछा गया। खैर आगे चलते हैं। एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी। एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी में हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। हम बिहेवियरल चेंज पे फोकस कर रहे हैं, एडेप्टेशन मेजर की तरह मिशन लाइफ, इसमें हम नज करते हैं, प्रमोट करते हैं अपनी लोगों को कि वो
इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें, वो है मिशन लाइफ, ठीक है, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, इस टाइप से इसका फुल फॉर्म है। और हमने अपने INDCs को रिवाइज किया है और उनको अलाइन किया है, और ज़्यादा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो हमारा टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को रोकना है, और कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी रहे। तो इस टाइप से हमने एफर्ट किया है ग्लोबल डिप्लोमेसी में एनवायरनमेंट लेवल पे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इसमें हमने जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस किया है और सप्लाई चेन रेजिलियंस इको इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है। हम यहाँ पे जापान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ काउंटर टू द BRI, जो कनेक्टिविटी BRI करके डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाता है, उस टाइप से ये उसको काउंटर करने के लिए हमने SCRI को प्रपोज किया है, तो सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं न्यू डायरेक्शन ऑफ टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में। आप इनको क्लब करके भी लिख सकते हैं पैराज में, और जो थोड़ा डिटेल है उसको अलग एक पैरा दे सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ तक हमारा 2.5 पेज खत्म हुआ था जब हमने अगला डायमेंशन शुरू किया, और हम यहाँ पर कह रहे हैं आपको कि लगभग 5 पेज तक आप लिखिए। मतलब ये जो डायरेक्शन वाला पार्ट है इसको आप प्रॉपर 2.5 पेज दे सकते हैं लिखने के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पर हम एक लिंकिंग पैरा डालेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज बीन एज डिस्कस्ड अबव, लेट अस डिस्कस द रीजंस बिहाइंड मूविंग टुवर्ड्स दिस दिस डिप्लोमेसी और दिस फॉरेन पॉलिसी। इस टाइप से आप लिंकिंग पैरा जरूर लिखिए एक मैक्रो डायमेंशन से दूसरे मैक्रो डायमेंशन पे जाते टाइम, जिससे एब्रप्ट नहीं लगेगा। ये लिखने के बाद आप हेडिंग दीजिए रीजंस फॉर सच यूनिक डायरेक्शन। रीजन कुछ करने का आपको तभी मिलेगा, आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी चीज को आपको करना है उसके 2 रीजन होते हैं। पहला तो इसका स्कोप होना चाहिए, मींस डिमांड होनी चाहिए, और दूसरा कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास करने की। तो इंडिया एक ऐसे जंक्चर पर है जहां पर डिमांड भी है कि कोई आदमी आके लीडरशिप रोल प्ले करे, कोई कंट्री लीडरशिप रोल प्ले करे, जिससे, क्योंकि US इज मूविंग टुवर्ड्स डी ग्लोबलाइजेशन। US इज टॉकिंग अबाउट मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये अप्रोच है US की, अपने बारे में सोच रहा है, सेल्फ सेंटर्ड। जो एक टाइम पे पाइनियर हुआ करता था ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबल गुड के बारे में बात करता था, अभी वो सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में ग्लोबल गुड के लिए इंडिया स्टेप ले रहा है। तो चूंकि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स G0 वर्ल्ड, तो इंडिया कैन राइज एज अ लीडर। तो डिमांड है वर्ल्ड में काम करने की, और इंडिया के पास कैपेसिटी भी है कि इंडिया वो काम कर भी सकता है। कैसे कर सकता है? इट कैन बी अंडरस्टूड विद द 7D। ये निमोनिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको 7D ऐसे में नहीं लिखना है। आप ये 7 चीज़ें देख लीजिए, रिकॉल करने के लिए इजी रहेगा। इंडिया, इसको हम कहते हैं इंडियन एक्सेप्शनलिज्म। वो क्या है? जैसे डेमोग्राफी, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन वी हैव। हमारे पास सबसे युवा पीढ़ी है, युवा जनता है, और हम सबसे ज़्यादा जनता भी हैं। हमारे पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मोर देन 140 करोड़ वी हैव। तो हम सबसे ज़्यादा भी हैं और यंग भी हैं, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हमारी एवरेज एज 28 के आसपास है, 28 ईयर्स। तो हम यंग हैं, ये एक एडवांटेज है। दूसरा, डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी कंट्री का, डेमोक्रेसी, जिससे लोग ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। वी आर डेमोक्रेटिक। हम उनको भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने राणा का एक्सट्रेडिशन कराया। हमने जो नालसा होता है ना, नालसा, उसी का स्टेट लेवल पे एक होता है सालसा। तो नालसा एंड सालसा ये होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी टाइप का। तो इसमें दिल्ली का जो सालसा है उससे हमने एक लॉयर प्रोवाइड कराया है राणा को, दैट ही विल बी रिप्रेजेंटेड, बिकॉज ये एक्यूज है 26/11 वॉर उसमें अटैक में, टेरर अटैक में। तो ये हमारी डेमोक्रेसी को दिखाता है, हम रिप्रेजेंट कराते हैं, लीगल सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, उस टाइप की चीज़ें। ये दिखाता है इंडिया की बेटर ग्लोबल इमेज को। डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था। सिविल न्यूक्लियर डील साइन करने में रेमिटेंसेस प्रोवाइड करता है, मोर देन $111 बिलियन ऑफ कोर्स।
इतने का ये डायस्पोरा हमें बेनिफिट देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ राइजिंग मिडिल क्लास है, यूथ यंग डेमोग्राफी है। डिफेंस में हम बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। सिप्री कहता है वी आर द 4th लार्जेस्ट स्पेंडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड एक्सपोर्ट के फील्ड में भी इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया ने अभी हमारे जो फ्रांस है उसको सॉफ्टवेयर डिफेंस से रिलेटेड सेल किए हैं। वी आर सेलिंग यूएवीज टू सम कंट्रीज। हमने पिनाका सेल किया है आर्मेनिया को। तो ये दिखाता है, ब्रह्मोस सेल किया है फिलीपींस को, कि हम डिफेंस में भी पाइनियर हो रहे हैं धीरे धीरे। और डिप्लोमेसी, हम कल्चरल डिप्लोमेसी पे फोकस कर रहे हैं। हम योगा को प्रमोट कर रहे हैं, हम यूनानी व्हाट इज़ कॉल्ड आयुष उसको प्रमोट कर रहे हैं। ऑल दिस रिफ्लेक्ट कि इंडिया कल्चरली भी असर्टिव हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम डायनेमिक इकोनॉमी भी हैं, हम स्वीट स्पॉट हैं, हमको IMF कहता है। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड डिस्पाइट ग्लोबल टर्मोइल। तो ये सब दिखाता है कि इंडियन एक्सेप्शनलिज्म, इंडिया के पास कैपेसिटी है, इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है इस राइजिंग डिमांड में। रीज़न समझने के बाद हम देखेंगे कि ये रीजंस हैं जिस वजह से इंडिया की डायरेक्शन वो रही है। लेकिन डायरेक्शन हमने चूज कर लिया, बट वो उतना इजी नहीं हो रहा है, सब कुछ आसान नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी टाइप, सब कुछ इजी नहीं है। तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं उसको अगले डायमेंशन में हम देखेंगे। तो वो आता है जैसे नेबरहुड में हम क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उनकी आदत है डीलिंग इन पेयर्स। इंडिया से कुछ निगोशिएट करना होता है, दे प्ले द चाइना कार्ड कि सी इफ यू विल नॉट डू आई विल डील विद चाइना। सो दिस इज द चैलेंज इन आवर फॉरेन पॉलिसी। सेकेंड हम देख सकते हैं, चाइना वॉन्ट्स इंडिया टू बी बॉक्स्ड अप इन द साउथ एशिया। इंडिया सोचता है कि चाइना सोचता है कि इंडिया साउथ एशिया के मामलों में फंसा रहे, बॉर्डर लेवल पे हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करे रहें, इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो इससे इंडिया ग्लोबल लेवल पे नहीं अपने आप को प्रोग्रेस कर पाएगा। ये सब थॉट प्रोसेस है, ये एक चैलेंज है। इसमें 2.5 फ्रंट वॉर की बात आती है। 2.5 फ्रंट का मतलब होता है एक फ्रंट पे आप पाकिस्तान है, एक फ्रंट पे आपका चाइना है, और बीच में एक हाफ फ्रंट जिसे बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट करना, मीडिया रिलेटेड नैरेटिव क्रिएट करना एंटी इंडिया। और दूसरा आता है आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करना, इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करना। दिस इज अ काइंड ऑफ हाफ फ्रंट वॉर। तो ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो चैलेंज है। अगला हम एक लिख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम में हम लिख सकते हैं कि जैसे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसके नंबर ऑफ IFS ऑफिसर्स आप देखिए तो वो अदर कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें, USA से, UK से या चाइना से, इनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे लेवल पे हमारे यहाँ बहुत कम है। और वो स्पेशलाइजेशन मिसिंग है। हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट होता है, GS के एग्ज़ाम देते हैं, जनरल पेपर होते हैं, उससे IFS बनते हैं। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स ने, कमिटीज़ ने बोला है कि हमें IFS की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, उनको और ज़्यादा स्पेशलाइज करना चाहिए। इस टाइप की रिकमेंडेशंस दी गई हैं। ये थोड़े कुछ चैलेंज है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए अगर ठीक कर दिए जाएँ तो और भी ज़्यादा असर्टिव और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक आपके लगभग 6.5 पेज भर जाएंगे। अब बात आती है लिंकिंग पैरा। ये लिंकिंग पैरा है आपका कंक्लूजन और मेन बॉडी के बीच में। इसको जरूर लिखना है जिससे आप जब कंक्लूजन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं तो एग्जामिनर को पता लग जाए कि अब ये बंदा कंक्लूजन लिखेगा, या जो भी हमारे वुमेन मेंबर्स हैं वो कंक्लूजन लिखेंगी। तो हम यहाँ पे लिंकिंग पैरा जब लिखेंगे फिर से एक टैब देंगे। हम यहाँ पे हमने क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। जो ऊपर हमने डिस्कस किया है उसी की समरी दी है। हैविंग डिस्कस्ड एवोल्यूशन, present condition of the foreign policy, we also explored new direction in the foreign policy। यहाँ पर आप चाहें and their associated regions and challenges। तो हमने evolution देख लिया, present condition देख ली, हमने ये भी explore किया कि नई directions क्या हैं, हमने ये भी देख लिया कि associated regions और challenges क्या हैं। Let us now discuss the way ahead to conclude with। अब conclude करने के लिए हम ये देखेंगे कि आगे क्या way ahead है। हम मान के चल रहे हैं लगभग यहाँ पे 7 पेज भर गया होगा आपका। अब लास्ट एक पेज बचता है कि 8 पेज हम लिखने का प्लान करते हैं। आप हो सकता है 7 पेज ही लिख पाओ, वहाँ उतना कंटेंट याद ना आए आपको। तो मैं ये आपको फॉरेन पॉलिसी पे एक होलिस्टिक पिक्चर दे रहा हूँ। आप इसको एस्से में यूज़ करिए, आप इसको GS2 में आंसर जब लिख रहे हैं उसमें यूज़ करिए। इस कुछ एस्पेक्ट आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी लिख सकते हैं, जैसे चाइना वाला मैंने मैटर डिस्कस किया।
तो ये एक तरीके से आप होलिस्टिक इंटरनेशनल रिलेशन फॉरेन पॉलिसी पे कंटेंट मान सकते हैं। एसए में भी यूज़ करिए, जीएस में भी यूज़ करिए, उस टाइप से। आप कुछ लोग पीएसआईआर के ऑप्शनल में भी यूज़ कर सकते हैं जो यूपीएससी लिख रहे हैं, तो ये सब हेल्प होती है, उसमें कर सकते हैं आप इसको यूज़। लेट अस बिगिन विद द कंक्लूजन। हम कैसे कंक्लूड करेंगे? सिंपल 2 बेसिक रूल हैं। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, और अगर हमने ये कर दिया देन व्हाट विल बी द फ्यूचर अहेड, कैसा हमारा वर्ल्ड दिखेगा, कैसे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो पॉजिटिव नोट पे हम कंक्लूड करेंगे। तो पहले हम देखते हैं व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। अभी हमने देखा था कि इंडिया के पास कैपेसिटी है, इंडिया के पास एक्सेप्शनल पोजीशन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव चेंज को नच करने में। हमें उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करिए, सोशल इंक्लूजन पे फोकस करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रोबस्ट बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रायोरिटी दीजिए, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को फॉलो करिए। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट हैं। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे फोकस करिए, अपना आपका घर को रोबस्ट बनाइए। आप जब तक घर रोबस्ट नहीं होगा तब तक आप बाहर कैसे चैलेंजेस को डील कर पाएंगे। सेकेंड आता है वर्क विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज। हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ काम करना चाहिए, इशू बेस्ड कोलिशन पे काम करना चाहिए, इस टाइप से हमको देखना है। तो 2 ये हो गए। अब इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है। तीसरा है ये फोकस ऑन द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस रिगार्ड में हमने वाइब्रेंट विलेज स्कीम लॉन्च किया है, उसको हम देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से हमने लॉन्च किया था। तो ये एक है जिससे बॉर्डर एरियाज हमारे रॉबस्ट हो जाएंगे। अब बॉर्डर एरिया की बात क्यों आती है, लेट अस अंडरस्टैंड, इसको समझते हैं। एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहते हैं अ नेशन दैट एस्पायर्स टू बिकम अ लीडिंग पावर। अगर कोई नेशन है जो लीडिंग पावर बनना चाहता है समडे, किसी दिन, तो वो क्या नहीं कर सकता, क्या टॉलरेट नहीं कर सकता, वो उसे जरूर रिजॉल्व करना चाहिए। कांट कंटिन्यू विद अनसेटल्ड बॉर्डर। दैट्स व्हाई आई सेड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फोकस एरिया। अनसेटल्ड बॉर्डर, अनइंटीग्रेटेड रीजन। आप देखोगे हमारा जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो सार्क है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, अनइंटीग्रेटेड है। हम पाकिस्तान से झगड़ा चल रहा है, चाइना हमको परेशान कर रहा है, मालदीव कभी कभी टेढ़ी आंखें दिखाता है, नेपाल से प्रॉब्लमेटिक एरिया है, भूटान अभी चला गया चाइना के पास। दैट्स वाई उसका उन्होंने बोल दिया कि हम आपको अपने पोर्ट्स पे वो नहीं देंगे, एक्सेस नहीं देंगे आपकी कंसाइनमेंट्स को आगे भेजने के लिए। ऑल्दो नेपाल और भूटान के लिए उन्होंने एक्सेप्शन दे दिया, आप यूरोप नहीं भेज पाओगे। दे सेड हमारे यहाँ कंजेशन है, इंडिया से ने कहा। बट ये डिप्लोमेसी है, बिकॉज आप जा रहे हो, बांग्लादेश जा रहे हैं चाइना के पास कि हमारी हेल्प करो, हमें ट्रेड में हेल्प करो। यार हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हो, वी आर वेरी क्लोज टू अस, हमने तुमको पैदा किया है, काइंड ऑफ, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, इंटीग्रेटेड नहीं है रीजन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी मिसिंग है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, किसी दिन बात करेंगे, अभी शॉर्ट में रखते हैं। और अंडर एक्सप्लॉइटेड अपॉर्चुनिटी। आप अगर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे तो आप लीडिंग पावर बनने में डिफिकल्टी होगी। अपॉर्चुनिटी क्या है, चाइना +1 टाइप। ठीक है, आपको ग्लोबल वैक्यूम दिख रहा है, आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट करिए, उस टाइप से आपको करना है। ठीक है, फिर एक और कोट देखते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जी का ही है। इट सेज हिस्ट्री हैज लेसन्स फॉर द एस्पायरिंग पावर। इतिहास जो एस्पायरिंग पावर है उनके लिए एक लेसन देता है। क्या लेसन है? लीवरेज द डोमिनेंट, जो डोमिनेंट लोग हैं उनको आप लीवरेज करिए। कोलैबोरेट विद द कन्वर्जेंट, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करिए। एंड मैनेज द कॉम्पिटिशन, और जो कॉम्पीट कर रहे हैं उसको आप मैनेज करिए अपनी कैपेसिटी बिल्ड करके। तो ये हो गया एक तरीके से हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द फ्यूचर अहेड। अगर हमने वो सब कर लिया तो क्या फ्यूचर होगा, उस पर बात कर लेते हैं। और यही आपका फाइनल अल्टीमेट कंक्लूजन जिसे बोलते हैं वो होगा। इसमें आप 5 से 6 लाइनें लिखिए। क्या होगा? इफ वी अचीव ऑल दैट देयर विल बी अ रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्टिंग द करंट ग्लोबल ऑर्डर विल बी देयर। फॉर एग्जांपल यूएनएससी में P5 मेंबर हैं, वीटो को यूज करते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मोर देन 140 करोड़ लोग हैं हमारे पास, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो करंट रियलिटी को नहीं दिखा रहा है, हमें वो रिफॉर्म करना पड़ेगा तब दिखेगा। तो तब ऐसा फ्यूचर अच्छा बनेगा जो कि हमारी नीड्स को समझेगा।
there will be ethical governance, there will be collaboration in bringing the global solutions to the global problems को जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे जब हम कोलैबोरेट करेंगे, एथिकल गवर्नेंस होगा, अगर हमारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ग्लोबल जो ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तब ऐसा होगा। जैसे क्या ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, एआई की रेगुलेशन से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे, आपने देखा होगा एक ग्लोबल टैक्सेशन की बात है, वो सब चीज़ें आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, साइबर थ्रेट है, उस टाइप से। तो अब फाइनली हम एक बात कहेंगे, बिकॉज ऑफ एफर्ट ऑफ द कंट्री कॉल्ड इंडिया विद इट्स डायरेक्शनल फॉरेन पॉलिसी, हमारे पास क्या है, पीपल वांट्स टू लिसन टू इंडिया, सुनना चाहते हैं देश को, दे वांट टू बी सीन विद इंडिया, इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में यूएस ने बोला था कि इंडिया के साथ काम करेंगे इंडो पैसिफिक में। इस टाइप के एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं कि इंडिया एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर बन रहा है, ठीक है। और ये ओवरऑल आपको दिखाता है कैसे आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पोजीशन डिसाइड करने में। एक बार हम पूरा ओवरव्यू आपको दे देते हैं कैसे आप एस्से को लिखोगे। हमने सबसे पहले शुरू किया फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक की इंटरप्रिटेशन से। जब हम इंटरप्रिटेशन कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन 2 आपको तरीके बताए। पहला तरीका था कैसे जीएस टाइप से हम आप उसको स्कोप ऑफ द फॉरेन पॉलिसी बता के उसको लिंक कर सकते हो पैरा से, और दूसरा आप कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हो। आप कॉन्टेक्चुअलाइज करिए या आप स्कोप बताइए फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन आपको लिंकिंग पैरा जरूर लिखना है, एब्रप्टली मेन बॉडी में नहीं जाना है। इंट्रो से लिंक करिए मेन बॉडी को, मेन बॉडी में आपने जो डायमेंशंस देनी है उनको आप यहाँ पे एक तरीके से ट्रेलर दिखा दीजिए, और ट्रेलर दिखाने के बाद ये मैक्रो डायमेंशंस में इसको डिवाइड कर दीजिए। किस तरीके से ये डिवाइड हो रहा है वो मैंने आपको समझाया, 1, 2, 3 और 4 मैक्रो डायमेंशंस बना दिए। उसके बाद एक लिंकिंग पैरा लिखा और कंक्लूड कर दिया, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी द फ्यूचर अहेड। इसके साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ये एक सीरीज़ है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, और हम कोशिश करेंगे आपके लगभग 9 से 10 टॉपिक मेंशन्ड हैं सिलेबस में जो आपके एस्से आते हैं, उन पे सब पे एक एक वीडियो आपको सिलेबस के दे दिया जाए विद होलिस्टिक कंटेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रेमवर्क, जिसको आप यूज़ करिए और एस्से लिखिए। आप एस्से लिखिए, मुझे भेजिए, मैं पर्सनली इवेलुएट करूँगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।